Hello friends, welcome back again to my channel Toppers Group Tuition TGT। आगे चलेंगे बेसिक्स जो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का हमने शुरू किया हुआ है। इस बार हम इस सेशन में हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस को कवर करेंगे और एंड में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करेंगे। सो दिस इज़ माय सिक्स्थ सेशन and this is the last session in this for this chapter. So let's begin with the accounting concepts. तो सबसे पहले हम आते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पे। प्रोप्राइटर ओनर इज सेपरेट फ्रॉम हिज बिजनेस। तो बिजनेस और प्रोप्राइटर वो दोनों अलग एंटिटी हैं, वो दोनों एक नहीं है। ठीक है, इसीलिए जब ओनर बिजनेस को पैसे देता है तो वो कैपिटल होता है, और जब वो बिजनेस में से पैसे लेता है तो वो ड्राइंग हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये पूरे जो प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके ऊपर ही पूरी इमारत बनी हुई है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की। तो हमें इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। आगे आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो हर एक ट्रांजैक्शन जो भी कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा वो उसका मॉनेटरी टर्म्स होंगे, वो इट विल बी इन द मॉनेटरी टर्म्स लाइक इनटू रुपीज और डॉलर्स और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आई परचेस्ड अ वेरी गुड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग टेबल, नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे हमने टेबल को 10,000 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो ऑलवेज देयर हैज टू बी अ मनी और फिगर्स इन्वॉल्व विद एवरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर कॉस्ट टू द बिजनेस, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो भी एसेट्स हैं उसको कॉस्ट पे आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यू कैन नॉट मेंटेन। आज को मेरे को मन में आया, जैसे कि अगर मैंने अगर एक मकान खरीदा है तो मैंने 1 लाख रुपए में वो मकान खरीदा, 20 साल के बाद वो मकान हो गया 30 लाख का, तो मैं आज ऐसा नहीं हुआ 30 लाख का मकान हो गया, मैं नो, इट विल रिमेन एज 1 लाख का मकान। बुक के अंदर वो 1 लाख रहेगा, सिवा के अंडर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आप उसको रीवैल्यू करते हो तो एंड यू टेक द एसेट एट इट्स मार्केट वैल्यू, तो बात अलग है, वरना आप हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर उसको मेंटेन करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। आपने जो भी एक प्रोसीजर, एक प्रिंसिपल, एक मेथड आपने जो भी अडॉप्ट किया है वो आप ईयर टू ईयर कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर आपने सोचा कि पहले साल में मैंने 10% डेप्रिसिएशन लिया तो अगले साल में मैं 5% ले सकता हूँ, नो, यू कैन नॉट। ठीक है, और ये क्यों है कि इसकी वजह से आप मिसअंडरस्टैंडिंग, इनकम्पैटिबिलिटी और इनकम्पैरेबिलिटी से आप निजात पा सकते हैं। यू कैन गेट अवे विद दिस थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट until realized but provide for all expenses those are anticipated, यानी कि इनकम जो है वो जब तक रियलाइज नहीं होती है आप उसको कंसिडर मत करो, लेकिन आप सारे एक्सपेंसेस जो आपकी नज़र में आ रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं कि ये इसका आपको लेना चाहिए, वो सारे एक्सपेंसेस आप लो। तो कंजर्वेटिज्म में क्या हो गया, आपने इनकम के ऊपर दबाव डाला, एक्सपेंसेस को आपने जितने हैं उतने सब ले लिए, तो आपकी जो प्रॉफिट है वो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स आपको देगी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। गोइंग कंसर्न। एंटरप्राइज इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग indefinitely in future. There is no intention of the scaling down or closing it down in foreseeable future. इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हम डेटर्स बनाते हैं कि भाई आज हमने इसको माल क्रेडिट पे बेच दिया, गुड्स हमने क्रेडिट पे बेचे, अगला कोई फर्म है जिससे हमारे बहुत साल पुराने रिलेशन है, वो भी ये सोचता है कि नहीं अब ठीक है अगले साल पैसे दे देगा, तो हम इस तरह से उम्मीद रहता है कि अगर
आज पैसा नहीं मिला और अगर साल चेंज हो रहा है, अगला साल आ रहा है, तो पैसे हमको मिलेंगे या पैसे हम देंगे। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इससे एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, जो भी बिजनेस को भी कॉन्फिडेंस आता है और बिजनेस के साथ जो लोग रिलेट करते हैं उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि भाई नहीं चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, अगर आज पैसा नहीं आया तो कल ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि बिजनेस जो है इट इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, ठीक है। ओके, रेवेन्यू रियलाइजेशन और रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। Revenue is considered to have realized when transaction is entered into or the obligation to receive or payment of money is established। कैसे? अगर जैसे कि मैंने आज कुछ गुड्स बेचा, ठीक है, आई हैव सोल्ड गुड्स, तो जब मैंने सेल किया गुड्स का तो उसी वक्त मुझे इनकम मेरी अक्रू हो गई है, ऐसा मैं मान सकता हूँ, ठीक है। जैसे ही वो बंदे ने मेरे को बोला कि हाँ मुझे गुड्स रिसीव हो गए और एवरीथिंग इज़ ओके, उसने परचेज के मेरे जो सेल्स के बिल थे वो उसके ऊपर साइन करके उसने एक्नॉलेज करके दे दिया कि हाँ भाई हमको गुड्स मिल गए। तो वो एक्नॉलेजमेंट होने के बाद आई विल टेक दिस ट्रांजैक्शन एज अ सेल्स, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर पैसे तो नहीं आए, यस, इसके पैसे मुझे अभी तक नहीं मिले हैं, बट द सेल हैज़ टेकन प्लेस, तो सेल इज माई इनकम। उसका मतलब है कि मेरी रेवेन्यू रियलाइज हो गई है, मैंने कमा लिया है पैसा, ठीक है। ओके, तो ये जो हम कॉन्सेप्ट्स जो देख रहे हैं अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट टेक्स प्लेस, नॉट व्हेन द ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड। जिस दिन मैंने गुड्स बेचा और जिस दिन जिसको मैंने गुड्स बेचा उसने एक्नॉलेजमेंट दिया, उसी दिन सेल्स रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और वो बंदा अगर मुझे 10 दिन के बाद पैसा दे रहा है तो वो जब पैसे दे के वो ट्रांजैक्शन सेटल करेगा, उस दिन की डेट नहीं आएगी, सेल्स में आएगी उस दिन की डेट जब मैंने उसको गुड्स बेचा और उसने मेरे को एक्नॉलेज किया कि भाई हाँ मुझे आपके गुड्स मिल गए हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट टेक्स प्लेस, नॉट व्हेन द ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड, ठीक है। आगे चलते हैं तो देखते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट, वन इज डेबिट वन इज क्रेडिट, और डेबिट और क्रेडिट वो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक को डिनोट किया गया है एज ए डेबिट, दूसरे का नाम रखा है क्रेडिट, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं तो आता है कंप्लीट एंड फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो कंप्लीट एंड फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आपको सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, आप कुछ भी छुपा नहीं सकते, आप कोई भी चीज़ को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, यू शुड नॉट डू इट, बिकॉज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो मेन पर्पस है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का वो है डिस्क्लोजर, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन सही जगह पे सही समय पे आपको मिल जाए, यही उसका इंटेंशन है, ठीक है। और उसके साथ साथ में इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, जो भी रिपोर्टिंग आप करने वाले हो वो आपको समझ में आनी चाहिए और वो हाईलाइट भी वो करने चाहिए जो आपको समझना ज़रूरी है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है फुल डिस्क्लोजर का। ओके, आगे चलते हैं इसमें तो अगर इन्वेस्टर्स का अटेंशन चाहता है कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेंस, तो आपको उसको ठीक से हाईलाइट करना चाहिए कि भाई हमने ये एक्सपेंस किया है यहाँ पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वो एक्सपेंस तो कर लिया लेकिन उसको ऐसे छुपा दिया कि किसी को समझ ही नहीं आएगी आपने क्या किया, तो वो मैनिपुलेशन हो गया, ठीक है। तो आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोमिनेंटली डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन ये कोई रूल या ऐसा कोई स्टैंडर्ड या ऐसा कुछ सेट नहीं किया है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस अपने आप धीरे धीरे बनते गए।
जैसे कि अभी पहले वाला आया तो अकाउंटिंग पीरियड का, तो अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो हमेशा 12 महीने का होता है। तो ये एक इवॉल्व हुआ है, एक ट्रेंड, एक प्रैक्टिस ये इवॉल्व हुई है कि भाई धीरे धीरे लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने बोला कि हाँ भाई ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, इट इज़ इंक्लूडेड इन द लॉ एज वेल कि आपको अकाउंटिंग पीरियड आपका 12 महीने का होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव मतलब कि slowly it became practice that the records so created by bookkeeping and accountancy were accepted in court as evidence. This was possible only due to verifiability of every transaction with supportings. आपने अगर कोई भी खर्चा किया है तो उसका बिल आपके पास होना चाहिए। यू शुड बी हैविंग अ बिल। ठीक है, इनवॉइस होना चाहिए कि भाई मैंने ये चीज़ खर्चा किया। 4 साल के बाद, 5 साल के बाद अगर किसी ने आपको पूछ भी लिया तो आपके पास उसका एविडेंस होगा कि हाँ भाई मैंने ये फला चीज़ खरीदी थी, ये पर्टिकुलर डेट्स में इतने इतने अमाउंट की। तो 5 साल के बाद, 6 साल के बाद भी आपको आपके पास उस परचेज का एविडेंस है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर आपने किसी को कैश में कुछ पेमेंट की है, कुछ पैसे आपने दिए हैं, तो आप उससे वाउचर पे लिखवा लेते हो कि भाई मुझे ये पैसे मिल गए हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ का एविडेंस ज़रूरी है, होना चाहिए। अब ये वेरीफाइबिलिटी ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे से इसको ऑडिट में इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो ऑडिट ऐसा चीज़ हो गया कि ऑडिट में हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर हर एक प्रूफ और उसका सपोर्टिंग आपने फाइल करना शुरू कर दिया। और इसी वजह से इसका दिस वाज एक्सेप्टेड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो पहले कोई ऐसा रूल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोग ये समझते गए कि ये भाई ये हमारे फ़ायदे में है, तो उसका एक आदत पड़ता गया और ये प्रैक्टिस बनता गया, और प्रैक्टिस बनते बनते वो कन्वेंशन बन गया। ठीक है, तीसरा आता है टाइमलीनेस कि records needs to be readied within specified period after completion of accounting period of 12 months. It can't take infinite time to prepare and present such reports. एक तय सीमा के अंदर आपको आपके रिकॉर्ड्स को रेडी करके रखना है। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि मार्च 31 2020 के रिकॉर्ड्स आपको जो बनाने थे वो 2023 तक रेडी नहीं हुए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर आपको कंप्लीट करना है। अब तो वैसे भी अब इसके ऊपर कायदे हैं, देयर इज़ अ लॉ, क्योंकि इनकम टैक्स में आपको एक पर्टिकुलर डेट पे आपके रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। तो जिसमें आपके ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको प्रेजेंट करने होते हैं वहाँ पर। ठीक है, कोई बड़ा कंपनी है, बड़ी फर्म है, तो उसको अपने हिसाब से ऑडिट भी करवाना पड़ता है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपके पास उनका रिटर्न फाइल करने से पहले ये सारी प्रोसीजर्स आपको कंप्लीट कर लेनी होती है। तो ऑब्वियस है कि आपका एक तय सीमा के अंदर ये सारे रिकॉर्ड्स आपके रेडी हो जाए। ठीक है, ओके, दीज आर द अकाउंटिंग कन्वेंशंस. Now we move on to accounting standards. Accounting standards are generally accepted accounting principle called GAAP, GAAP, and these were the statements issued by the Institute of Chartered Accountants of India. ये एक ऐसा बॉडी है जिसको पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, और फिनांस से, अकाउंट से रिलेटेड और उसके ऑडिट से रिलेटेड जो भी कुछ डिसीशंस होते हैं, जो भी कुछ इश्यूज होते हैं, वो सारे यहाँ पर डिसाइड होते हैं। तो ये पार्लियामेंट ने अपॉइंट किया हुआ एक अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, ओके, इट गाइड्स as to how to maintain present accounting records and subsequent financial statements. और दूसरा है it helps to bring uniformity
सारे रिकॉर्ड्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, कंसिस्टेंसी पॉसिबल है और कंपैरेबिलिटी हो सकता है, क्योंकि सेम स्टेट सेम मेथड में अगर रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाएगा तो आप उसको बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हो दूसरे फर्म्स के साथ, ठीक है। और ये होता है कि ऑफ कोर्स दे मैच प्रेजेंट लॉज एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये लॉ के हिसाब से कायदा जो बनता है, पार्लियामेंट जो बनाती है, और बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से, ये दोनों के हिसाब से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नक्की होते हैं, ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड्स नक्की हो गए वो दे आर द बेसिक गाइडलाइंस। और दूसरी मेन बात है, वो मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है, आपको वो मेंटेन करना ही करना है, ठीक है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो फ्लेक्सिबल। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये इनफ्लेक्सिबल है। इसके अंदर अगर आपको जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल है, वहाँ पर आप फ्लेक्सिबिलिटी आप अडॉप्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपर्टाइज इन द अकाउंट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वी टेक when you take depreciation, see, depreciation can be taken as two methods. One is a straight line method and one is written down value method. Now depreciation taking is compulsory, लेकिन साथ में the method and the rate will depend upon the जो भी एक्सपर्ट है उसके ऊपर। वैसे रेट तो आजकल इनकम टैक्स प्रिस्क्राइब करता है और वो उसी के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन के रेट्स लेने होते हैं। ओके, कमिंग टू द डिटेल्स ऑफ इट, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ये आपको मैंडेटरी करता है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आपकी जो हैं उसको डिस्क्लोज करें। जैसे कि आपने डेप्रिसिएशन का क्या मेथड है, आप किस तरह से उसको अकाउंट्स को मेंटेन करने वाले हो, क्या करना हो, जो भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है जो आप डिसाइड कर सकते हो, दैट यू हैव टू डिस्क्लोज, ठीक है। Coming to the next is accounting standard 2, that is valuation of inventories. Valuation of inventories बहुत important aspect है, क्योंकि इसी के ऊपर gross profit net profit depend करता है। अगर inventory का method अगर change कर दिया तो gross profit change हो जाएगा, net profit change हो जाएगा, सारा business का जो outlook है वो पूरा change हो जाएगा। तो आप कौन सी method से आपको valuation करना है, that you have to डिस्क्लोज, कि आपने स्टॉक को कैसे लिया है, मतलब मार्केट वैल्यू से लिया है या आपने कॉस्ट वैल्यू पे लिया है, यू हैव टू डिस्क्लोज इट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर सिर्फ जैसे जो आपने रिसीव किया वो आपको बताना है कि हमने इतना रिसीव किया। वो इनकम भी हो सकती है और आपने जो लोन ली है आपके बैंकर्स से या आपके इन्वेस्टर्स से, जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोग से आपने लोन लिया, वो इसमें आएगा, ठीक है। और एक्सपेंसेस साइड में आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं और इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो सारे आएंगे। तो यू हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग, सो यू हैव टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, यू आर सपोज टू हैव अ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग सेपरेटली, आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारी जो एसेट्स हैं वो आप किस तरह से उसको डेप्रिशिएट कर रहे हो, और क्योंकि डेप्रिशिएटिंग एसेट एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, तो इसके जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप AS 9 स्पीक्स अबाउट द रेवेन्यू रिकग्निशन, वो तो हमने किया है कि अगर जैसे सेल्स बुक हो गया और जो गुड्स हैं जो वो अपने डेटर को मिल गए और वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ गया, इट मीन्स दैट द रेवेन्यू हैज़ अराइज्ड, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट हो गई है। तभी नहीं जबकि अकाउंट सेटल होगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आता है, वो अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स कैसे होता है कि अभी आपको हर एक एसेट का ब्लॉक बनाना होता है, कि अगर आपने 2 बिल्डिंग लिए, 4 बिल्डिंग लिए, 6 बिल्डिंग लिए, वो सारे ब्लॉक, एक ब्लॉक बनेगा, BLOCK ब्लॉक, उसके अंदर सारे एसेट्स आएंगे और वो एक ब्लॉक बन के उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, उसी में सेल परचेस उसी से चलता रहेगा। आगे चलते हैं, आता है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। ग्रांट्स
जो होती है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, एनजीओज होता है, उनको मिलती है। जैसे ट्रस्ट्स हैं, जो कुछ ट्रस्ट्स होते हैं जो स्कूल्स चलाते हैं, हॉस्पिटल्स चलाते हैं, और दूसरे ऐसी सोशल सर्विसेज जो रन करते हैं, उनको गवर्नमेंट ग्रांट देती है। तो आपको उसका अकाउंटिंग सेपरेटली एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में आपको करना चाहिए। यू हैव टू डू इट, यू आर सपोज टू डू इट। ठीक। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ये इन्वेस्टमेंट वापस वो भी आपका एक सी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर एसेट्स। जैसे अब धीरे धीरे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो तो कंपलसरी कर रही है कि आपको जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पर्टिकुलर बेनिफिट्स तो देने ही हैं, जैसे इंश्योरेंस है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, फिर प्रोविडेंट फंड का एक फैसिलिटी है जो हर साल हर महीने आपके सैलरी से कुछ परसेंट कटते हैं और उतने ही परसेंट एम्प्लॉयर अपने डाल के वो बैंक में जमा करेगा। ओके। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, आप किस तरह से टैक्स पे कर रहे हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं, तो उसको जो डिस्क्लोज करेंगे उसका जो एक गाइडलाइंस है, दैट इज मेंशन्ड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। ठीक है, तो आपको आपका जो टैक्सेशन है वो इसी तरह से मेंटेन करना है। अकाउंटिंग ऑफ intangible assets. Intangible assets are those assets which you cannot see, touch. Intangible assets में आता है पेटेंट्स, रॉयल्टीज, गुडविल, जिसको आप देख नहीं सकते हो, आप छू भी नहीं सकते हो, आप फील कर सकते हो कि ये मेरा पेटेंट है, ये मेरा गुडविल है। ठीक है, लेकिन ये गुडविल को, पेटेंट को, रॉयल्टी को यू कैन सेल इन द मार्केट। ठीक है, तो दिस इज सेलेबल, तो ये आपके एसेट है, दिखती नहीं है, इट कैन नॉट बी, इट इज नॉट टेंजिबल, बट दे आर एसेट्स बिकॉज दे अर्न यू मनी। ठीक है, वंस यू सेल इट। ओके, नेक्स्ट कम्स इज प्रोविजंस of and contingent liabilities and assets. See, provisions are like you are making a provision for expenses. That can be anything. Even the tax provisions are there. Provision for bad debts is also there. You have to disclose your contingent liabilities also and contingent assets also. Contingent liabilities, as explained, are certain liabilities which may or may not arise. ठीक है, तो सेम वे इट इज एसेट ऑल्सो, कि सपोज यू हैव फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट समबडी एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग यू विल गेट, so they are not actually your asset, but if the matter is decided as and when, it may become your asset, it may not become your asset. So contingent liability is under standard accounting standard 29 you have to maintain. Like, this is a summary which we have seen: disclosure of accounting policies, valuation of inventories, cash flow statements, depreciation accounting, revenue recognition, accounting for fixed assets. Then you have accounting for government grants, accounting for investments, employees benefit, accounting for taxes on income, intangible assets. Accounting standard 29 speaks about the provision and contingent liabilities and assets. So actually there are around 32 to 33 accounting standards, and they are some of which are not concerning you at the moment. जैसे जैसे आप आगे जाओगे, कंपनी अकाउंट्स करोगे, वो सब करोगे, पार्टनरशिप के अकाउंट्स करोगे, तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है थोड़े थोड़े बढ़ते जाएंगे. सो यू विल कम अक्रॉस दोज थिंग्स एज एंड व्हेन इट कम्स. Okay friends, with this we come to an end of this session and the chapter of basics of bookkeeping and accountancy. दोस्तों, ये चैनल आपके लिए है. आपके सुझाव, आपके कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम. आप इससे क्या चाहते हो और आप इससे क्या उम्मीद करते हो, प्लीज़ ज़रूर बताएं. मुझे ईमेल करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, इंस्टाग्राम पे लिखिए. ये शुरुआत थी. आने वाले दिनों में और जो आगे के जो चैप्टर्स हैं उसके वीडियोस मैं पोस्ट करता रहूँगा. मेरे दोस्तों, मेरे इस चैनल को जो कि आपका है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और बेल आइकन दबाना ना भूलें,
क्योंकि अगर बेल आइकन आप दबाते हैं, मैंने जैसे ही कोई वीडियो पोस्ट किया तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू गाइस।